स्टूडेंट्स, फेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डेली की तरह ही अब हम लोग मेंस के राइटिंग सेशन में आज भी हिस्ट्री का पोर्शन करेंगे। मंडे और ट्यूसडे लोग हिस्ट्री करते हैं, वेंसडे और थर्सडे पॉलिटी और फ्राइडे और सैटरडे को करंट अफेयर। ये शेड्यूल अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न इंडिया पर फोकस अभी कर रहे हैं और पॉलिटी में पूरा सिलेबस ले रहे हैं और इसके साथ साथ जो आपका करंट अफेयर्स है वो पूरे वीक में जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके दो क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं सैटरडे और संडे को। ये हम लोगों का शेड्यूल है तो हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं। आज 22nd डे पर आ गए हैं, 22वां दिन है। 42nd मतलब 42वां दिन है आज क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए। अगर आप इस तरीके से देखेंगे, एक तरीके से लगभग 80 से ज्यादा क्वेश्चंस आप लगा चुके हैं। ये प्रोसेस अगर आप साल भर फॉलो करते हैं, आपके पास क्वेश्चन बैंक्स होंगे बहुत सारे, जिसके मॉडल आंसर्स और जरूरी जितनी भी चीजें हैं वो आपके सामने होंगी आपके नोट्स में। तो आज के दो क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही सेंड कर दिए हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी और व्हाट्सएप पर भी। वीडियोस के लिए आपको टाइम हमेशा बता दिया जाता है, रात के 9 बजे हम लोग लाइव करेंगे हमेशा और 9 बजे ही आपको डिस्कशन मिलेगा। उसके पहले आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप उस बीच में चाहें, अगर आपके पास समय है तो उन क्वेश्चंस का एक आंसर फ्रेम कर भी सकते हैं जिससे आपके और हमारे कंपैरिजन हो सके। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। आपको ये सारी डिटेल्स पहले से भी पता है, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार इसको दोबारा से आपको बता दिया जाए। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, असेस द रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज इन फैसिलिटेटिंग एंड फर्दरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो सिविल सर्विसेज थी वो किस तरीके से भारत में जो ब्रिटिश रूल हुआ उस ब्रिटिश रूल को स्ट्रेंथन करने में, उसको आगे बढ़ाने में और उसको बेहतर करने में मददगार साबित हुई। भूमिका क्या थी, उसका रोल क्या था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट है, आज के दोनों क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट हैं, कुछ भी उसमें घुमाया नहीं गया है। आपको सिंपली सिविल सर्विसेज के बारे में लिख और सिविल सर्विसेज ने कैसे अंग्रेजों के लिए एक मददगार सिचुएशन क्रिएट करी, एक ऐसी हेल्पफुल सिचुएशन क्रिएट करी जिससे वो अपने शासन को और बेहतर कर सके। तो देखिए, जो ब्रिटिश शासन है उसकी शुरुआत में जो सिविल सर्विसेज है वो शुरू होती हैं कंपनी के रूल में। कंपनी में जो कंपनी अफेयर्स देखते थे उन सब के लिए कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया गया सिविल सर्विसेज। यानी कि दो विंग्स आप मोटे तौर पर समझिए, एक मिलिट्री विंग है और दूसरी सिविल विंग है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्लरिकल टाइप का जॉब हुआ करता था सिविल सर्विसेज, जो आपको शुरुआत में दिया गया। ठीक है, धीरे धीरे ये पूरा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन बन गया और इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया तक कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार में जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले सिविल सर्विसेज को एक बेहतर फ्रेमवर्क देते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सिविल सर्विसेज को जो है वो कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको देखिए हमने लिखा भी है कि सिविल सर्विसेज इन इंडिया जो है वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, ब्रिटिश इनोवेशन है ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस and whose initial motive was to create a services to take the affairs beside the commercial ones। वही मैंने आपको समझाया। इसके बाद देखिए, डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्या होता है कि शुरुआत में तो हायर सिविल सर्विसेज में इंडियंस को स्पेस नहीं मिलता है। अंग्रेजों का बेसिकली ये मानना था कि जो भारतीय हैं वो पहली बात तो एफिशिएंट नहीं है, दूसरी बात उन पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश एम्पायर के या ब्रिटिश कंपनी के हितों के हिसाब से डील कर सके। इसलिए ये कोशिश की जा रही थी, वो की जाती रही कि ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में हायर पोस्ट जो है वो केवल अंग्रेजों को दी जाए, भारतीयों को न दी जाए। ठीक है,
चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत लोअर रैंक्स दी गई सिविल सर्विसेज को, ठीक है। इसके बाद जो है, जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पुलिसिंग पावर है, यानी कि जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, वो कलेक्टर्स और मजिस्ट्रेट के पास रखी गई। कलेक्टर्स या मजिस्ट्रेट्स जो थे वो हायर सिविल सर्विस को बिलोंग करते थे, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो कलेक्टर्स और मजिस्ट्रेट हैं, जो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको पब्लिक सर्विसेज में लॉ एंड ऑर्डर की पावर दी गई, पुलिसिंग की पावर दी गई। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन क्रिएट की गई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास रेवेन्यू का भी मामला है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी मामला है और पुलिसिंग का भी मामला, जुडिशियल मैटर्स भी। तो इस तरीके से ये जो पोस्ट क्रिएट हुई, और आप समझते हैं कि एक यूनिक पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इस पोस्ट ने सिविल सर्विसेज को अंग्रेजों के फेवर में बहुत अच्छा काम करने के लिए पावरफुल बना। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जितने भी प्रशासनिक मामले हैं, वो सारे के सारे इनके थ्रू हो रहे हैं। और ये बहुत ही एक तरीके से कहें कोर है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर बहुत ही ट्राइड और टेस्टेड लोगों को पोस्ट दी जा रही है, और ये लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को और पावरफुल बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को इनहांस करते हैं। अगर हम भारत के रेफरेंस में आगे का डेवलपमेंट देखते हैं, तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, ली कमीशन 1924, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन सब ने क्या किया? इंडियंस का शेयर बढ़ाया इन ब्रिटिश सिविल सर्विसेज इन इंडिया, कह सकते हैं, ठीक है। तो ओपन कंपटीशन हो गया, है ना, इस तरीके से अलग अलग इनिशिएटिव होते रहे समय के साथ साथ। लेकिन द क्वेश्चन वाज, ये तो एक बैकग्राउंड के लिए आपको इंफॉर्मेशन दी है, द क्वेश्चन वाज इस तरीके से इसने सिविल जो है इनहांस किया और एम्पावर किया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास सारी शक्तियां कंसंट्रेटेड हैं, तो आप उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अकॉर्डिंग टू द गुडविल ऑफ गवर्नमेंट करेंगे। तो होता यह है कि जो सिविल सर्विसेज है, उसने पूरी तरीके से सपोर्ट किया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को, उनके इम्प्लीमेंटेशन को, और उनके इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उस स्पिरिट को भी कंटिन्यू किया, जिस स्पिरिट को लेकर के ब्रिटिशर्स इंडिया में शासन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आजादी तक प्रो ब्रिटिश ही है, और आजादी के बाद भी इंडियन सिविल सर्विस में ब्रिटिश टेंडेंसी आपको बहुत क्लियर दिखाई देती है। तो ये ट्रेनिंग भी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिजाइन भी है। इस तरीके से आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं इन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं सिविल सर्विसेज, और इस तरीके से आप इसको पूरा आंसर फ्रेम करिए। बेसिक जो कोर है वो मैंने आपको राइटिंग में दे दिया, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको इन चीजों को इंक्लूड करना है अपने आंसर्स में और उसको एनहांस करना। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। Does the emergence, significance and decline of the home rule league during the freedom struggle of India? यानी कि आपको तीन चीजें बतानी है, इमरजेंस बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है, और डिक्लाइन बताना है, ठीक है। ये तीन चीजों पर आपका आंसर फोकस करेगा। तो क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले तो बताना है होम रूल मूवमेंट क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था। उसके बाद आप इमरजेंस बता दीजिए, सिग्निफिकेंस बता दीजिए और डिक्लाइन बता दीजिए। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन आंसर के कवर हो जाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंटली आप इसको इसका बैकग्राउंड दीजिए, और इसका बैकग्राउंड ये है कि 1916 से 1918 के बीच में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ होम रूल मूवमेंट, यानी कि 16 से 18 के बीच में होम रूल मूवमेंट की ग्रोथ और स्प्रेड देखा भारत ने। और इसके जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। ये होम रूल का मूवमेंट जो था वो बेसिकली भारत को डोमिनियन स्टेटस दिलाने के लिए था, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस के लिए नहीं था, ये किस लिए था? डोमिनियन स्टेटस के लिए था, ठीक है। यानी कि हम ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही काम करेंगे, कुछ मामलों को ब्रिटिश एम्पायर डील करेगी, बाकी सबको हम खुद से डील करेंगे। और ये वैसा ही मूवमेंट था जैसा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का मूवमेंट था, तो ये उसको भी उसी लाइन पर कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट भारत में दो होम रूल मूवमेंट है, एक बाल गंगाधर तिलक का और एक एनी बेसेंट का। कुछ एरियाज में एनी बेसेंट का मूवमेंट चल रहा था और कुछ एरियाज में तिलक साहब का चल रहा था। अब आते हैं इमरजेंस को लेकर, क्यों शुरू हुआ होम रूल मूवमेंट।
पहला जो रीजन है, मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स के बाद मॉडरेट्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे और वो कुछ नया मूवमेंट चाहते थे जो उनकी डिमांड्स को, उनके व्यूज को रिप्रेजेंट कर सके। इसकी वजह से उन्होंने प्रमोट किया और इस तरीके के आंदोलन में शामिल होने की। दूसरी बात, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारतीयों को बगैर भारतीयों की मर्जी के भारतीय सैनिकों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड कर लिया था। इंडियन लीडर्स के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि वो मानते थे कि जो ब्रिटिश रूलर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, किंग और क्वीन हुएवर इज रूलिंग, वो बहुत अच्छे हैं और वो भारतीयों को भी अपने सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, अपनी प्रजा के तौर पर ट्रीट करते हैं। ये एक बड़ा ब्लो था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के थिंकर्स पर, लीडर्स पर। इसके साथ साथ जब युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, तो उस दौरान टैक्सेस बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ा। ये युद्ध के दौर पर होता ही होता है, क्योंकि सरकार को फंड की जरूरत होती है। तो अब इसके प्रभाव भी जनता पर पड़ रहे थे और लीडर्स इफेक्ट हो रहे थे। लीडर्स को इसलिए एक मूवमेंट की जरूरत थी। इसके बाद तिलक और एनी बेसेंट जो कि एक आयरिश लेडी थी, वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आती है। तिलक इंडिया में इसको प्रोपोगेट और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो तिलक और एनी बेसेंट की लीडरशिप मिली, इसलिए ये आंदोलन शुरू हुआ अच्छे से। रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 का हुआ, उसने भी इस कैंपेन को और पावरफुल बनाया, स्ट्रेंथन किया, क्योंकि वहां से एक आइडिया मिला कि इस तरीके से हम अपने लिए एक आंदोलन कर सकते हैं। जनता भी चाहे तो कठोर से कठोर शासन के विरुद्ध भी आंदोलन कर सकते। सूरत का विभाजन भी एक रीजन था इसके इमरजेंस को लेकर के, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो कमजोर हो रही थी और लोगों को एक बेहतर ऑप्शन चाहिए था। महत्व क्या था? पहला महत्व इसका यह था कि भारत में नई जनरेशन ऑफ लीडर्स क्रिएट हुए, नए तरीके के नए लोग लीडरशिप में आए और उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया पीपल्स की अवेयरनेस में, अवेकिंग में। ठीक है, कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट को रिवाइव होने का मौका मिला लखनऊ पैक्ट के थ्रू 1916 में। एक अप्रोच थी इनकी जिसमें इन्होंने कांग्रेस के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लेकर के एक कॉमन गोल के लिए मोटिवेट किया, और ये एक तरीके की ऐसी अप्रोच थी जिसकी लगातार डिमांड चल रही थी और लोग मांग कर रहे थे कि हमें कम से कम स्वायत्तता तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, इस तरीके के आंदोलन ने बहुत बड़े लेवल पर जो लोग थे उनको जागरूक किया कि हमें ऐसे अधिकार, इस तरीके के अधिकार दुनिया के अन्य देशों में भी मिल रहे हैं, तो हमारे देश में भी मिलने चाहिए। ठीक है, तो पॉलिटिकल एजुकेशन बहुत अच्छी हुई। इसके साथ साथ जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो इस थॉट और फीलिंग को पढ़ समझ और प्रोपोगेट कर सकते थे, उनके बीच में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। अगर हम इसके डिक्लाइन की बात करें कि किस प्रकार से इसका पतन हुआ या कम इसका फॉल हुआ, तो पहली बात तो यह है कि बहुत बड़ा मास मूवमेंट नहीं था, ज्यादातर ये टारगेटेड था टुवर्ड्स एजुकेटेड क्लास। ठीक है, तो अगर आम जनता उसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो उसकी बात को नहीं समझ पा रही है, तो वो आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। एजुकेटेड पीपल और कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखता है। ठीक है, इसके साथ साथ मुस्लिम्स, एंग्लो इंडियंस और नॉन ब्राह्मण्स इसको सपोर्ट नहीं करते, यानी कि जो कांग्रेस के अपर कास्ट लीडर्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं, एंग्लो इंडियन सपोर्ट नहीं कर रहे, कांग्रेस के बाकी लीडर्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे, मुस्लिम्स का भी सपोर्ट नहीं है। तो अगर एक वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ तिलक साहब जेल चले जाते हैं, उनका एब्सेंस होता है। एनी बेसेंट इतनी बड़ी पॉपुलर लीडर नहीं है जिनके पीछे पूरा देश खड़ा हो सके, तो इस वजह से भी आंदोलन वीक हो गया, क्योंकि जो दो प्रोमिनेंट लीडर थे उनकी अवेलेबिलिटी या उनकी कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी। इसके साथ साथ जो होम रूल लीग है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स भी थी। एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इस लीग के मूवमेंट ने नहीं क्रिएट किया, और इस वजह से अगर आपका लीडर भी अच्छा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी उतना इफेक्टिव नहीं है, तो ये हो पाना बहुत मुश्किल है। 1919 रिफॉर्म के बाद बहुत सारे मॉडरेट्स को लगा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, और वो इस डिमांड को बैकड्रॉप में डाल देते हैं। उनको लगता है ये तो हमें मिल ही जाएगी। और जो हार्ड लाइनर लीडर्स हैं उनको लगता है कि इस रिफॉर्म ने हमें कुछ नहीं दिया, एक तरीके से भ्रम क्रिएट किया। तो दोनों के बीच में डिवीजन होता है, इसकी वजह से इसका सपोर्ट बेस कम हो जाता है और गांधीयन पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। गांधीयन पॉलिटिक्स प्रोमिनेंट लेवल पर शुरू हो जाती है इंडिया में, तो जो बाकी मूवमेंट्स थे उनका वीक होना स्वाभाविक हो जाता है। इस तरीके से आप इस पूरे होम रूल मूवमेंट का इमर्जेंस, डिक्लाइन और सिग्निफिकेंस को देखते हैं। ये जो होम रूल मूवमेंट है, इसने एक तरीके से जो पब्लिक कॉन्शियसनेस है
और जो अवेयरनेस है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, इसको क्रिएट करने में बहुत हेल्प। एक नया फ्लेवर आया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। हालांकि कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट भी नहीं किया, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी उसके लोगों को मना किया था कि होम रूल मूवमेंट ना ज्वाइन करें। ऐसे करके भी आपको मिलेंगी चीजें, तो उन चीजों को भी आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। किस तरीके से आप इस पूरे आंसर को फ्रेम करिए। ये 2 क्वेश्चन आज आपके लिए हो गए। मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट दोनों के समझ आ गए और इन दोनों को आप फ्रेम करके लिखने की कोशिश करिएगा। इफ यू वांट इट्स इवैल्यूएशन सबमिट इट टू इन द कोचिंग और सेंड मी, वी कैन इवैल्यूएट इट। एंड आफ्टर दैट अगर आपको लगता है कि आप में कुछ कमियां रह जा रही हैं या किसी चीज पर आपको डिस्कशन की जरूरत है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें रिप्लाई करूंगा। और इस तरीके से हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। कल वेंसडे होगा तो कल मेरे ख्याल से पॉलिटी का। थैंक यू सो मच।